चैप्टर 69। हेलो हाय नमस्ते। अब तक हमने देखा कि कैसे अव्यांशी आयुर्वेदिक के गुरु नारायण सिंह से मिलती है, जो उसे A18 पावर ड्रग नाम का एक बुक देते हैं, जिसे लेकर वह AR कॉरपोरेशन के लिए निकल जाती है। इधर रुद्राक्ष को भी होश आ चुका था और होश में आते ही उसे लग रहा था कि अव्यांशी ने उसे फहकाया है, इसलिए उसने अव्यांशी को किस किया। तो वह अक्षत के पास कॉल लगाकर बोलता है कि उसे अव्यांशी के इन 6 महीनों में क्या कर रही थी उसकी पूरी डिटेल चाहिए। आगे AR कॉरपोरेशन। अव्यांशी अपने चेयर पर बैठकर अभी A18 बुक को पढ़ रही थी। उसे बुक में लिखा हुआ था कि A18 ड्रग्स का 18 डोज होता है और जब इंसान पहले डोज से 15वें डोज तक लेता है तो उसकी ब्रेन पावर दिन पर दिन स्ट्रांग होते जाती है, लेकिन जैसे ही वह इंसान अपना 16वां डोज लेता है उस इंसान के ब्रेन पावर कम होने लगती है और 17वां डोज लेने के बाद इंसान के ब्रेन पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह आदमी अपना 18वां डोज कंप्लीट करता है, उसी के साथ जिस इंसान का ब्रेन पावर वीक हो गया था वह एकदम से सुपरफास्ट ब्रेन बन जाता है, क्योंकि 16वां और 17वां डोज को कमजोर बनाया गया है ताकि वह 18वां डोज के पावर ड्रग के साइड इफेक्ट को मेंटेन कर सके। अगर जो इंसान पूरा A18 का 18 डोज कंप्लीट कर लेता है, वह जो भी कुछ करेगा उसमें सुपर जीनियस हो जाएगा, चाहे वह पढ़ाई, जॉब या फिर कुछ भी। और अव्यांशी जैसे जैसे बुक के पन्ने को पढ़कर पलटते जा रही थी, उसे कुछ नया देखने को मिल रहा था। तभी उसका ध्यान एक ऐसा लाइन पर गया जिसे देखो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वह लाइन इस तरह था कि जो इंसान A18 ड्रग्स के 17वां डोज को ले लेता है, उस इंसान को 1 साल के भीतर 18वां डोज कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। और जिस किसी इंसान ने 17वां डोज लिया है और उस इंसान ने अपना 18वां डोज को पूरा नहीं किया होगा, तो उसके मुंह से खून की उल्टियां होगी और साथ साथ खांसी भी आएगी। यही एक तरीका है कि जिससे किसी को पता चल सकता है कि किसी इंसान को 17वां डोज दिया गया है या नहीं। वही यह लाइन पढ़ते ही अव्यांशी ने बुक को बंद किया और उठकर खड़े होते हुए बोली, इसका मतलब बिहान भाई को A18 ड्रग दिया गया है और वो अब तक पूरे 17 डोज कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हें खून की उल्टी लगभग 6 महीने से आ रही है। इसका मतलब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है A18 के आखिरी डोज बिहान भाई को देने के लिए। लेकिन बिहान भाई को A18 पावर ड्रग किसने दिया और अब तक कितने लोगों को इस A18 पावर ड्रग के 17 डोज दिया गया है? और जिस इंसान ने विहान भाई को ड्रग का डोज दिया है, क्या उसे A18 पावर ड्रग का आखिरी डोज के बारे में मालूम है? इतना कहकर वह तुरंत फोन को उठाकर किसी के पास कॉल लगाकर बोली, जितना जल्दी हो सके पता करो कि इस पूरे देश में कितने लोगों की मुंह से खून की उल्टियां हो रही है और उसके बीमारी के बारे में पता नहीं चल रहा है। और यह भी ध्यान रखना कि जिस इंसान के मुंह से खून की उल्टियां हो रही है वह इंसान 1 साल से ज्यादा समय से खून की उल्टियां ना कर रहा हो। इतना कहकर वह फोन को काट दी और फिर से वह बुक को उठाकर पढ़ने लगी। राठौर मेंशन। रुद्राक्ष अभी भी उसे रूम में सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे रूम में अमन आया और बोला, बॉस कब से वीरेंद्र दादाजी कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो रुद्राक्ष बोला, कॉल हिम। तो अक्षत जल्दी से वीरेंद्र दादाजी के पास कॉल लगा देता है तो उधर से एक भारी आवाज आई, रुद्राक्ष मुझे लगा था कि तुम हमारे एनिवर्सरी में आओगे लेकिन नहीं आए। तो रुद्राक्ष बोला, आई वाज बिजी। तो वीरेंद्र दादाजी बोले, खैर यह सब छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि आज रात का डिनर तुम हमारे साथ करो। तो रुद्राक्ष कुछ सोचने लगा। वही अक्षत अपने मन में बोला, यह मेरे डेविल बॉस कभी नहीं मानेंगे वहां पर डिनर करने के लिए। अरे वह तो खाना खाते ही नहीं है, वह बस दिन रात मेरे खून को पीकर अपना पेट भरते हैं। तभी रुद्राक्ष फोन पर बोला, ओके आई विल कम।
इतना कहकर वो फोन काट दिया और फिर अक्षत को देखकर बोला, आई वांट योर ब्लड। वही ब्लड सुनकर अक्षत डर गया और वह डरकर वहां से भागते हुए बोला, बॉस, मैंने कुछ नहीं सोचा और ना ही कुछ किया। इतना कहकर वह जोर से दरवाजे को बंद करके बाहर भाग गया और बाहर आकर लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, या मेरे मन की भी बात सुन लेते, अब मैं मन में भी कभी उनकी बुराई नहीं करूंगा। वही रूम के अंदर रुद्राक्ष अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका ध्यान फिर से अपने और अव्यांशी के किस पर गया, लेकिन तुरंत ही वह अपना ध्यान किस से हटाकर अपने काम पर लगाया। एआर कॉरपोरेशन। अव्यांशी को बुक पढ़ते पढ़ते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। तभी हर्ष केबिन में आया और बोला, बॉस, शाम हो चुकी है। तो अव्यांशी बुक को बंद करते हुए बोली, कल की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। और फिर वह केबिन से निकलने लगी। तभी हर्ष बोला, बॉस। तो अव्यांशी पीछे मुड़ अपने आईब्रो को ऊपर करते हुए बोली, वाट? तो हर्ष बोला, बॉस, कल आपका कंसर्ट है। वही कंसर्ट का बात सुनकर अव्यांशी का फेस पीला पड़ गया और वह अपने दबी हुई आवाज में बोली, कैंसिल द कॉन्सर्ट। वही कंसर्ट को कैंसिल करने की बात सुनकर हर्ष को जैसे हार्ट अटैक आ गया और वह तुरंत बोला, बॉस, हम यह कंसर्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक सुपरस्टार पैंथर के गानों को सुनने के लिए लगभग 50 लाख एडवांस टिकट बुकिंग हो चुका है। तो अव्यांशी बोली, रिटर्न द मनी। तो हर्ष डरते हुए बोला, बॉस, अगर हम यह कंसर्ट कैंसिल करते हैं तो पूरे देश में हंगामा मच जाएगा, क्योंकि पहली बार सुपरस्टार पैंथर इंडिया में सॉन्ग गाने जा रही हैं, जिसके लिए सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उसे पर से बड़े बड़े लोग ने भी टिकट बुक किया है और मिडिल क्लास पीपल अपने जॉब से छुट्टी लिए हुए हैं इस कंसर्ट के लिए। वही यह सब सुनकर अव्यांशी के फेस पर एक शिकन आ गई है और वह अपने माथे को रगड़ते हुए बोली, कितने बजे कंसर्ट है? तो हर्ष बोला, कल दोपहर 12 बजे। तो अव्यांशी बोली, ठीक है, मैं कंसर्ट कर रही हूँ, लेकिन कंसर्ट की टाइमिंग को कम कर दो। तो हर्ष बोला, पहले से ही आपका कंसर्ट 15 मिनट का है। तभी अव्यांशी बीच में बोली, ठीक है, कल मैं आ जाऊंगी, लेकिन यह याद रखना, कोई भी हंगामा नहीं होना चाहिए इस कंसर्ट में। और इतना कहकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद हर्ष अपने आप से बोला, ऐसे बोल कर गई है जैसे यह कितना आसान काम है, करोड़ों लोगों को संभालना कितना मुश्किल काम है हो। और नहीं तो क्या? और उसमें से कितने लोग पागल होंगे सुपरस्टार पैंथर पर। चल बेटा, जल्दी से काम पर लग जा, नहीं तो अव्यांशी मैडम तुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर वह भी अपने काम पर लग गया। चैप्टर 70। प्लीज फ्रेंड लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर लाऊं। अव्यांशी सीधा कंपनी से राठौर मेंशन के लिए निकल गई। इधर राठौर मेंशन में वीरेंद्र दादा ने पूरे घर को सर पर उठाया था, क्योंकि आज उन्होंने अव्यांशी के लिए नए नए दिशा बनवाए थे उसके पसंद के। और आज पहली बार वीरेंद्र दादाजी ने किचन में कदम रखा था, वह अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पोती अव्यांशी के लिए, जिसे देख सारे घर वाले शौक हो गए। और उस पर से उन्होंने अव्यांशी का पसंद का गाजर का हलवा बनाया था और उन्होंने हलवा को बनाकर पूरे डाइनिंग टेबल पर अच्छे से सारे डिशेस को रखवा दिया था और पूरे हॉल में इधर से उधर टहलकर अव्यांशी का वेट कर रहे थे। और कुछ ही देर में अव्यांशी राठौर मेंशन पहुंच जाती है। वह जैसे ही मेंशन के अंदर जाती है तभी उसे कुछ अलग अलग सा फील होता है, तो वह अपनी नजरें उठाकर पूरे हॉल में घुमाती है तो देखती है कि सारे लोग हॉल में ही खड़े हैं। तो उसे कुछ अजीब फील होता है, लेकिन वह इन सबको इग्नोर करके अंदर जाती है। तभी दादाजी, जिन्होंने अव्यांशी को देख लिया था, वह बोले, अरे बच्चा, आपने कितनी देर लगा दी, चलो जल्दी से डिनर करते हैं। तो अव्यांशी उन्हें घूर कर देखती है, जिससे वीरेंद्र दादा सकपका जाते हैं और तुरंत बोलते हैं, हाँ जानता हूँ, अभी 7:30 बजे हैं,
लेकिन फिर भी मुझे भूख लग गई है, चलो जल्दी से डिनर करते हैं। और जाकर अव्यांशी के हाथ को पकड़कर अपने हेड चेयर के बगल वाली चेयर पर बैठा देते हैं। वही आज पूरे घर वालों को सदमे पर सदमे में लग रहा था, क्योंकि जो वीरेंद्र राठौड़ कभी भी किसी के आगे नहीं झुकते, आज वह इस लड़के के लिए खाना भी बनाए और साथ में उससे इतना प्यार से भी बात कर रही हैं। वही सीता दादी जाकर अव्यांशी के बगल में बैठ गई। अब अव्यांशी वीरेंद्र दादा और सीता दादी के बीच में बैठी हुई थी। तभी वीरेंद्र दादा घुरकर पूरे घर वालों को देखते हैं तो सारे घर वाले जल्दी से आकर अपनी अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी अनीता जी से रहा नहीं गया तो वह बोली, पापा आप अव्यांशी से इस तरह बिहेव क्यों कर रही हैं, जैसे इसने कोई नोबेल प्राइज जीत लिया हो। तभी वहां पर किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी तो सब गेट की तरफ देखने लगे, जहां से आद्रा और प्रियांश अंदर आ रहे थे। अरे आ क्या रहे थे, वह अंदर आ चुके थे। तभी प्रियांश, जिसने अनीता जी की बात सुन ली थी, वह बोला, बुद्धि आंटी आप मेरी एंजेल की बेइज्जती कर रही हो। अरे आपको तो इन गंदी आंटी को, और फिर वह सोनम की तरफ इशारा कर कर बोला, आपको इन चुड़ैल आंटी को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आप तो पर मेरी प्यारी एंजेल के पीछे ही पड़ गई हो बुद्धि आंटी। वही खुद के लिए बुद्धि आंटी सुनकर अनीता जी को गुस्सा आया, लेकिन अभिषेक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वही प्रियांश जल्दी से आद्रा से हाथ छुड़ाकर अव्यांशी के पास जाकर उसके पैरों से लिपटे हुए बोला, एंजेल मैं आपकी कोई भी बात नहीं छूनूंगा। आपको कल मेरे छाट सुपरस्टार पैंथर के कॉन्सर्ट में चलना होगा। वही उसके मुंह से कंसर्ट वाली बात सुनकर अव्यांशी शॉक हो गई, क्योंकि अगर वह प्रियांश के साथ जाएगी तो कंसर्ट में गाएगा कौन। वही आद्रा अव्यांशी की सिचुएशन को समझकर जल्दी से प्रियांश के पास गई और उसके गोद में उठाते हुए बोली, प्रियांश कल हम दोनों चलेंगे ना कंसर्ट में, तो एंजेल को क्यों ले जाना, उन्हें कल बहुत जरूरी काम है। तभी अव्यांशी बोली, दादू ये मेरी फ्रेंड है, यह 2 दिन यहीं पर रहेगी, उसके बाद हम दोनों चले जाएंगे। तो सीता दादी बोली, अरे 2 दिन क्यों, यह अव्यांशी की फ्रेंड है, यानी कि हमारी भी पोती जैसी। और चलो जल्दी से बैठकर सब डिनर करो। तो आद्रा भी बैठ गई। वही विराज बस चुपचाप बैठकर आद्रा और प्रियांश को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में ना कोई इमोशन था ना कोई फीलिंग, फिर भी वह बार बार आद्रा और प्रियांश को घूरे जा रहा था। वीरेंद्र दादा बोले, अभी तक रुद्राक्ष नहीं आया। तभी पीछे से अक्षत की आवाज आई जो बोल रहा था कि सॉरी दादू, बॉस को कुछ जरूरी काम था इसलिए वह नहीं आए। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से भाग गया। वही दादाजी कुछ देर तक सोचे, फिर बोले खाना शुरू करें। और फिर उसने हलवे को एक चम्मच में लेकर अव्यांशी को खिलाया। और उसके बाद अव्यांशी ने पहले दादू फिर दादी को खिलाया। ऐसे ही थोड़ी देर में सबका जब डिनर हो गया तो वह सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आरके विला। रुद्राक्ष अभी अपने स्टडी रूम में पैर पैर पर चढ़ाकर सोफे पर बैठा हुआ था और बोला काम हुआ। तो अमन जो जल्दी जल्दी लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, उसने अपनी उंगलियों को रोककर बोला, जी बॉस, कल के लिए आपका वीआईपी सीट रिजर्व हो गया है। तो रुद्राक्ष बोला, व्हाट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अव्यांशी राठौर। तो अमन डरते हुए बोला, बॉस, हमें उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि वह इतने दोनों में क्या कर रही थी, कहाँ थी, बस हमें यह पता चला है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थी। लेकिन मैं जरूर आपको 2 दिनों में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दूंगा। तभी रूम में कैप्टन आता है। रुद्राक्ष अपने आंखों से उसे कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर वह जल्दी से अमन को पकड़ कर ले जाते हुए बोला, बॉस, मेरे लिए कुछ काम है। तो रुद्राक्ष अपने कोल्ड वॉइस में बोला, थोड़ा अक्षत को भी डोज दे देना। इतना कहकर वह फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। वही अपने बॉस की बात सुनकर कैप्टन की आंखों में चमक आ गई और वह जल्दी से अमन को घसीटते हुए वहां से ग्राउंड में लाकर चेयर पर बांधते हुए बोला,
बहुत उस दिन मजा ले रहे थे ना हमारा, जब बॉस हमें उल्टा लटका कर पानी में ऊपर नीचे कर रहे थे। अब मेरी बारी। और फिर वह उस चेयर को उठाकर ले जाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जिससे अमन के मुंह से जोर से चीख निकल गई और वह स्विमिंग पूल से निकलना चाहा, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था क्योंकि कैप्टन ने उसे चेयर से बांध दिया था। अमन चिल्लाते हुए बोला, अरे यह काम बॉस ने मुझे नहीं अक्षत को दिया था, तो तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? जाकर अक्षत को पकड़ कर ले आओ। तो कैप्टन शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे उसे भी लाऊंगा, पहले तो तुम्हारा मजा ले लूं। पता नहीं बस ने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा है जब तुम उनका कोई काम धाम सही से नहीं कर सकते। और फिर वहां जाकर आराम से एक चेयर पर बैठ गया। चैप्टर 71 राठौर मेंशन। अव्यांशी अपने कमरे में जाकर R18 बुक को खोलकर पढ़ने लगती है। ऐसे ही बुक को पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज गए थे और अब तक अव्यांशी ने R18 बुक के आधे से ज्यादा किताब को पढ़ चुकी थी। तभी उसका ध्यान सामने दीवार पर लगी क्लॉक पर गई, जिस पर 2 बज रहा था। तो उसने जल्दी से बुक को रखकर बेड पर जाकर लेट गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह के 11 बजे अव्यांशी अभी अपने रूम में पूरी तरह से तैयार होकर कमरे से निकलने ही वाली थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो वह फोन उठाती है। तभी उसे उधर से किसी लड़की का आवाज सुनाई देती है जो बोल रही थी कि मैडम, एक इमरजेंसी केस है जिसे सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती है। और यह कैसे? एक 65 साल का बुजुर्ग इंसान का है जिसके ब्रेन में ट्यूमर है, जिनका ऑपरेशन करना है। और मैंने ऑपरेशन करने के लिए हाँ कह दिया था। तो अव्यांशी बोली, लेकिन यह ऑपरेशन तो आज से 2 दिन बाद करना था ना? तो वह लड़की बोली, यस मैडम, लेकिन उनकी कंडीशन बिगड़ते जा रही है और उस पर से मैं इंडिया में भी नहीं हूँ, इसलिए आपको अकेले ही इनका ऑपरेशन करना होगा। और मैं आपको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन को मेल कर रही हूँ, जिसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अव्यांशी ने फोन काट दिया। फोन काटने बाद वह जल्दी से किसी के पास फोन लगाई और अपने रूम से निकलते हुए सीधा राठौर मेंशन के बाहर आ गई, जहां पर हर्ष उसका वेट कर रहा था। वही अव्यांशी के आते ही हर्ष जल्दी से गेट खोलता है तो अव्यांशी जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद वे दोनों कंसर्ट वाला प्लेस के लिए निकल जाते हैं और लगभग 40 मिनट बाद वह दोनों कंसर्ट वाले प्लेस पर पहुंच जाते हैं। तो अव्यांशी कार से निकलते ही बोली, सारी अरेंजमेंट सही से हुई है ना? तो हर्ष बोला, यस बॉस। तो अव्यांशी जल्दी से स्टेज के पीछे बने प्राइवेट रूम में चली जाती है और थोड़ी देर में वह अपने ड्रेस को बदलकर बाहर निकलती है। वह जैसे ही प्राइवेट रूम से निकलती है वैसे ही किसी ने उसे खींचकर बोला, हाय हाय मेरी जान, तू कितनी सुंदर हो गई है, पहले से भी ज्यादा। तो अव्यांशी घूरकर उस लड़की को देखते हुए बोली, शट अप काव्या। तो काव्या बोली, अरे आज मैं तेरे लिए यहाँ पर आई हूँ, तू नहीं जानती कि मैं कितनी बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस हूँ, फिर भी तेरे लिए आई हूँ और तू है कि मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही है। तो अव्यांशी उसे इग्नोर कर हर्ष को देखते हुए बोली, कितने देर में स्टेज पर जाना है? तो हर्ष बोला, बॉस 2 मिनट में। ठीक 2 मिनट बाद अव्यांशी स्टेज पर एंट्री लेती है। उसके एंट्री लेते ही सारा भीड़ चिल्लाने लगे, सुपरस्टार पैंथर, सुपरस्टार पैंथर। तो अव्यांशी माइक पर बोलती है, सब शांत हो जाए वरना मैं यह कंसर्ट नहीं करने वाली। वही अव्यांशी का यह कहना पूरे भीड़ को सुनाई दे देता है और वह एकदम से चुप होकर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन उन पूरे भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनसे उनका फेवरेट टॉफी छीन लिया गया हो। तभी अव्यांशी बोली, जब मैं गाना गाऊंगी तब आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो सारे फैन खुश हो जाते हैं। तो अव्यांशी बोली, लेट्स स्टार्ट। और फिर वह गाना गाना स्टार्ट करती है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझ पर मैं कर लूं हासिल नहीं है।
अभी उसने इतना ही गया था तभी उसका ध्यान सामने घूरती हुई एक जोड़ी आंखों से टकराई जो उसे बस कब से घूरे जा रहा था। वही अव्यांशी जैसे ही उस आंखों के मालिक को देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बैठा इंसान कोई और नहीं आके था। अभी वह अपने पैर पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह चेयर पर बैठा हुआ था और उसके चारों ओर से बॉडीगार्ड उसे घेरे हुए थे। कोई भी इंसान आरके को नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके फेस पर मास्क भी था और उसके चारों ओर से बॉडीगार्ड भी घिरे हुए थे। वही अव्यांशी अपना ध्यान वहां से हटाकर फिर से गाने पर लाकर सॉन्ग को गाने लगी। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। जो भी जीतने पल जियो उन्हें तेरे संग जियो, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियो, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलो, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल यही धुन। तभी उसका ध्यान फिर से आरके पर गया, जो कि उसे पूरे जुनून के साथ देख और सुन रहा था। तो वह अपने मन में बोली, क्या इसे पता चल गया है कि मैं ही पैंथर हूँ? तभी उसके अंदर एक बिजली के करंट दौड़ी, क्योंकि आंखें ने उसे देखकर एक आंख मार दी तो अव्यांशी के मुंह से निकल गया ठरकी इंसान। वही अपने आइडल के मुंह से ठरकी इंसान सुनकर सारे फैन एक दूसरे को देखने लगे। तभी अव्यांशी फिर से गाने लगी, इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझ पर मैं कर लूं हासिल यही धुन। ऐसे ही 15 मिनट बाद जब उसका कंसर्ट खत्म हुआ तो वह जल्दी से पीछे के रास्ते से अपने प्राइवेट रूम में गई और अपने कपड़ों को चेंज किया और फिर तुरंत हर्ष के पास कॉल लगाकर बोली, कार रेडी करो जल्दी। और उसके बाद तुरंत वह बैक डोर से होते हुए कंसर्ट से बाहर निकलने लगी। अभी उसका ध्यान हर्ष पर गया जो उसी की ओर आ रहा था। तभी किसी ने अव्यांशी का हाथ पकड़ा तो अव्यांशी घूरकर उस इंसान को देखती है जो कि नेहा खुराना थी। तो नेहा अपने फेस पर पूरी मासूमियत लाकर बोली, प्लीज सुपरस्टार पैंथर एक सेल्फी मेरे साथ ले लीजिए, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हूँ कि मैं सुपरस्टार पैंथर से मिली हूँ। तभी हर्ष जो उनके पास आ गया था वह बोला, मैम फेस नहीं दिखाती, यह नहीं पता आपको? तो नेहा ऐतराती हुई बोली, लेकिन मैं नेहा खुराना हूँ और उस पर से फेमस एक्ट्रेस भी। अगर सुपरस्टार पैंथर मेरे साथ सेल्फी लेती है तो उनका ही फैन फॉलोइंग में इजाफा आएगा। तो हर्ष उसकी इस बेवकूफ़ी वाले बात पर मुस्कुराया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैडम को फैन फॉलोइंग के लिए किसी एरे गहरे और दो कौड़ी एक्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, और वह भी खास कर तुम्हारे जैसी बदिमाग, बदसूरत और बेवकूफ़ एक्ट्रेस की। तब तक अव्यांशी जाकर अपने कार में बैठ चुकी थी तो हर्ष वहां से भागकर बुदबुदाते हुए कार के पास जाते हुए बोला, पता नहीं कैसे कैसे लोग कंसर्ट में आ जाते हैं जिन्हें सुपरस्टार पैंथर का फैन फॉलोइंग के बारे में नहीं पता है हूँ। और फिर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को राठौर मेंशन की तरफ ले लेता है। वही अव्यांशी बस कंसर्ट में आके जिस तरह से उसे देख रहा था उसको याद कर रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया और वह अपने आप से बोली, अभी उसे पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है कि मैं ही पैंथर हूँ, अभी सिर्फ उसे शक हुआ है, क्योंकि वह जिस नज़र से मुझे देख रहा था वह शक की नज़र था, कंफर्म वाली नहीं। लेकिन वह कंफर्म करने के लिए राठौर मेंशन के लिए निकल गया होगा। सीट यार, गलती कर दी मैंने। अब मुझे कुछ भी करके उससे पहले राठौर मेंशन पहुंचकर अपने रूम में जाना होगा। और वह तुरंत अपने ध्यान से निकलकर हर्ष से बोली, अरेंज द चॉपर। तो हर्ष उसकी बात सुन चौंकते हुए बोला, ओके मैम। वह शॉक तो हुआ था लेकिन उसने यह बात अव्यांशी से नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ज्यादा अव्यांशी मैडम से क्वेश्चन करेगा तो वह उसे करंट का शॉक दे सकती है, जैसे अपनी मॉम डैड को दिया था। इतना सोचकर उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखने के लगा, इसलिए वह जल्दी से फोन निकाला और कहा, आई सेंड माई लोकेशन, टेक द चॉपर हेयर इन जस्ट 5 मिनट।
चैप्टर 72। ठीक 5 मिनट बाद वहां पर एक चॉपर लैंड करता है और अव्यांशी बिना किसी एक्सप्रेशन के जाकर चॉपर में बैठ जाती है और फिर हर्ष की ओर देखते हुए बोली, आज शाम को मुझे एक ऑपरेशन करना है जिसके लिए टीम रेडी रखना। तो हर्ष बोला, यस बॉस। अव्यांशी बोली, जल्दी से चॉपर को राठौर मेंशन के छत पर लैंड करवाओ। तो पायलट जल्दी से चॉपर को उड़ाने लगता है और 10 मिनट बाद ही वह चॉपर को राठौर मेंशन के छत पर लैंड करवाता है। तो अव्यांशी चॉपर से निकल कोल्ड नजरों से पायलट को देखकर बोली, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कोई चॉपर लैंड हुआ है, सारे सीसीटीवी फुटेज को हैक करवाओ। तो पायलट डरते हुए बोला, यस बॉस। उसके बाद अव्यांशी जल्दी से छत से नीचे की ओर बढ़ने लगती है और थोड़ी देर में वह अपने रूम में जाकर जल्दी से कबर्ड से एक पिंक कलर का टॉप और वाइट कलर का हॉट पैंट निकाल बाथरूम में घुस जाती है और थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से निकालकर अपने बालों को बनाते हुए बोली, लगभग 3 या 4 मिनट में रुद्राक्ष यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वह कार से आ रहा होगा। और फिर वह बेड पर बैठकर जल्दी से अपना फोन निकालकर आज का कॉन्सर्ट का वीडियो देखने लगी, लेकिन उसकी निगाहें पूरी तरह से डोर पर था। उसने जैसा सोचा था वैसा ही ठीक रुद्राक्ष जल्दी चलते हुए उसके कमरे में आया और फिर जाकर सोफे पर अपने पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह बस घूर कर अव्यांशी को देखे जा रहा था। तो अव्यांशी खुद से बोली, यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और फिर वह अपने फोन को साइड रख बेड से उठते हुए बोली, मिस्टर, लगता है आप गलत रूम में आ गए हैं। तो रुद्राक्ष, जिसका नजर उसकी बातों पर नहीं बल्कि पूरी तरह उसके होंठ पर था और वह बस एक तक अव्यांशी के होठों को देखे जा रहा था। तभी अव्यांशी को कुछ ध्यान आया और वह अपने आप से बोली, ओ गॉड, कहीं यह मेरे होठ देख पहचान न जाए कि मैं ही पैंथर हूँ। क्योंकि भले ही कंसर्ट में मेरा फेस ढका हुआ था, लेकिन मेरी आंखें, जिस पर मैंने लेंस लगाया था, और मेरे होठ दोनों ही सबको दिखाई दे रहा था। और फिर वह खुद से बोली, मुझे कैसे भी करके उसका ध्यान भटकाना होगा। रुद्राक्ष की नजरें अभी भी अव्यांशी के होठों पर थी। उसने अनजाने में ही अपने हाथों को अपनी गर्दन पर रख लिया। यह देखकर और कुछ सोचकर अव्यांशी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यह देखकर रुद्राक्ष के मन में एक बार फिर से आया कि क्या सामने बैठी लड़की उसे बहकाने करने की कोशिश कर रही है। उसने अभी भी मास्क लगा रखा था। अव्यांशी रुद्राक्ष को देखते हुए मुस्कुराकर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर जानबूझकर सेडक्टिव अंदाज में जाकर पलंग पर बैठी गई। रुद्राक्ष, जिसकी नजर बहुत ही कठोर थी, अचानक उसकी नजर लव के गोरे पैरों पर पड़ी तो उसका दम घुटने लगा। वह अपने टाई को ढीला करके इधर उधर देखने लगा और ठंडी सांस लेने लगा। उसे परेशान होता देख अव्यांशी मुस्कुराई। वह अपने मन में मुस्कुराते हुए बोली, इंटरेस्टिंग, मैं भी देखती हूँ कब तक तुम ब्रह्मचर्य बनकर रहते हो। पहले तो मैं तुम्हारा ध्यान सिर्फ सुपरस्टार पैंथर से हटाने के लिए यह सब कर रही थी, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है। सुना है तुमने कभी किसी लड़की पर नजर नहीं डाली, पर यह बात कितनी सच है यह आज पता चल ही जाएगा। मिस्टर खुराना, उफ़ आके। अव्यांशी जिस तरीके से बैठी थी और जिस तरीके से वह रुद्राक्ष को देख रही थी, जिससे रुद्राक्ष अब काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने आसपास नजर घुमाई तो देखा वहां पर कोई नहीं था। तभी अव्यांशी जानबूझकर अपने कुछ बालों को पीछे कर देती है। अब अव्यांशी की गर्दन साफ नजर आ रही थी। अव्यांशी अपने एक उंगली को अपने गले से होते हुए अपने होठों के करीब ले जाती है और मीठी सी आवाज में बोली, मिस्टर, क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज बहुत आकर्षक थी। रुद्राक्ष अव्यांशी की तरफ देखने लगा। अव्यांशी की उंगली बार बार उसके होठों के आसपास घूम रही थी। यह देखकर रुद्राक्ष के माथे की नसें उभरने लगीं। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है
उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, पर सामने बैठी लड़की ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेशेंस का टेस्ट कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अव्यांशी का सबसे पहले कौन सा आइडेंटिटी बाहर आएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर ला पाऊँ।